गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम बात करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के हमारे पेपर में हमारे टॉपिक रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान प्ररचना। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो शोध कार्य के लिए उस शोध कार्य को आसान बनाने में, शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सामाजिक अनुसंधान के अंदर रिसर्च डिज़ाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रिसर्च डिज़ाइन एक प्रकार से हमारे अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत कंप्लीट करने में, पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी सोशल साइंस, कोई भी सामाजिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो किसी भी रिसर्च या अनुसंधान के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें किसी योजना के तहत, किसी योजनाबद्ध तरीके से अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो हम जिस योजनाबद्ध तरीके से अनुसंधान और रिसर्च करते हैं तो वो जो योजना बनाई जाती है, जो हमारे उस अनुसंधान की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जो हमारे उस अनुसंधान का हमें एक प्रकार से मोटा मोटा मतलब आइडिया देती है कि हमें हमारा अनुसंधान किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो वो शोध कार्य करने की जो योजना बनाई जाती है, जिससे अनुसंधान पूरा करने का तरीका हमें पता चलता है, अनुसंधान पूरा करने का रास्ता हमें पता चलता है, उसे एक प्रकार से हम रिसर्च डिज़ाइन कह सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक शोध के निश्चित उद्देश्य होते हैं। हमें पता है कि किसी न किसी उद्देश्य के तहत हम अनुसंधान करते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्लान और योजना के तहत कार्य किया जाता है। और इस प्रकार के शोध कार्य को करने की योजना या शोध की प्रक्रिया की जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, जो रूपरेखा हमारे सामने लाई जाती है, यानी कि जिस प्रक्रिया से हम उस रिसर्च को पूरा करेंगे वो अनुसंधान अभिकल्प कहलाती है। जैसे कि आरएल एकॉफ का कहना है, किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए, किसी भी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, उस क्रियान्वित करने की सिचुएशन आने से पहले ही वो निर्णय डिसाइड कर लेना और निर्णय निर्धारित करने का तरीका क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, वही एक प्रकार से रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंदर एक प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को आरंभ करने से पहले, अपने रिसर्च को शुरू करने से पहले एक प्लानिंग के तहत अब एक योजना प्रस्तुत करता है। उस रिसर्च को कैसे वो करेगा, उस रिसर्च को किन विधियों से होकर के करेगा, उस प्लानिंग को अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि कैरोल एंड कैरोल के अनुसार, कैरोल के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान यानी कि सोशल साइंस के अंदर रिसर्च की जो योजना होती है वो योजना एक काम को करने की योजना होती है, यानी कि एक रिसर्च को, एक अनुसंधान को पूरा करने की योजना होती है। और यही वो योजना होती है जिसके द्वारा एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो जो वो योजना प्रस्तुत करता है कि वो किस योजना के तहत अपने अनुसंधान को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएगा और अपने रिसर्च को पूरा करेगा, यानी कि रिसर्च समस्या जो है उसका समाधान करने का प्रयास करेगा, उसे अनुसंधान अभिकल्प, अनुसंधान प्ररचना या रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर या जो हमने परिचय में बात की उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले ही उद्देश्य का निर्धारण कर लेना और उद्देश्य का निर्धारण करके अपने अनुसंधान कार्य को करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना, एक रूपरेखा बनाना रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान अभिकल्प कहलाता है। यानी कि अभी तक हमने जो बात की उसके आधार पर कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर
अपने रिसर्च को आरंभ करने से पहले एक योजना बना लेता है। योजना बना करके उस योजना की एक रूपरेखा प्रेजेंट करता है, उस योजना का एक मतलब लिखित में ड्राफ्ट प्रेजेंट करता है कि वो किस प्रक्रिया के तहत अपने अनुसंधान और अपने रिसर्च को पूरा करेगा। जैसे कि मान लो कि एक अनुसंधानकर्ता सबसे पहले एक टॉपिक, एक विषय का चयन कर लेता है। विषय का चयन करने के बाद वो ये बताता है कि उसे उस विषय से संबंधित डाटा, मटेरियल क्या लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है। उसके बाद अपने उस विषय से संबंधित डाटा और मटेरियल की एक लिस्ट प्रेजेंट करता है जिसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। और उसके पश्चात वो अपने अनुसंधान के उद्देश्य को बताता है, उसके अंदर किस हाइपोथेसिस, किस प्रकार की उपकल्पना का प्रयोग करेगा वो चीज़ें बताता है। यानी कि उस अनुसंधान अभिकल्प में इन चीज़ों का वो वर्णन करता है जो उसके अनुसंधान को आसान करती है या उसके अनुसंधान के तरीके या प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। तो एक ऐसा अभिकल्प, एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा प्रारूप जो एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को आरंभ करने से पहले तैयार करता है और उस प्रारूप के आधार पर वो अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाता है, और वो प्रारूप उसके अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, उसे हम अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो रिसर्च डिज़ाइन है, उस रिसर्च डिज़ाइन की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है। विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो सामाजिक अनुसंधान है, एक अनुसंधान अभिकल्प के अंदर अगर उसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो रिसर्च डिज़ाइन उसके जो है सामाजिक अनुसंधान से संबंधित होता है। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एक अनुसंधानकर्ता समाज विज्ञान में, सोशल साइंस में किसी न किसी सामाजिक समस्याओं के ऊपर रिसर्च करता है, सामाजिक समस्याओं के ऊपर अपने एनालिसिस करता है, अपनी रिसर्च करता है, अपने पीएचडी करता है, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी हासिल करता है। तो वो उस रिसर्च डिज़ाइन को जिस किसी विषय के ऊपर उसे अनुसंधान करना है उससे वो रिसर्च डिज़ाइन संबंधित होता है। उस विषय के बारे में रिसर्च डिज़ाइन होता है कि उसका सोशल साइंस का रिसर्च का टॉपिक या रिसर्च का विषय क्या होगा, उसकी वो हमें जानकारी देता है। दूसरा, विषय के सभी विकल्पों के बारे में, यानी कि उसने जो रिसर्च का टॉपिक चुना है उस रिसर्च के टॉपिक को किन किन प्रक्रियाओं से होकर के उसमें हम अनुसंधान कर सकते हैं, किन किन तरीकों से होकर के हम उन रिसर्च को पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में एक व्यवस्थित निर्णय लेने में अनुसंधानकर्ता की हेल्प करता है, सहायता करता है एक रिसर्च डिज़ाइन, एक अनुसंधान अभिकल्प। उसके बाद अनुसंधान अभिकल्प जो क्योंकि सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी प्रकृति काफ़ी जटिल होती है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी या फिक्स नहीं होती सोशल साइंस के विज्ञान के विषयों की तरह। क्योंकि सोशल साइंस के अंदर समस्याएं जो होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है और ह्यूमन बिहेवियर हर परिस्थिति में चेंज होता है। तो जब ह्यूमन बिहेवियर हर परिस्थिति में चेंज होता है तो उस हिसाब से उसकी घटनाएं जो है काफ़ी जटिल होती हैं। तो वो जो जटिल घटनाएं होती हैं उनकी प्रकृति जो जटिल होती है, जो हर एक सिचुएशन में परिवर्तनशील होती है, उनको आसान तरीके से, उनको सरल रूप में एक अनुसंधानकर्ता के सामने प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान अभिकल्प का। तो अनुसंधान अभिकल्प विभिन्न सामाजिक घटनाओं की जो जटिल प्रकृति है उसको आसान वे में सरल रूप से अनुसंधानकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है और वो उन अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने में सफल होता है अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से। नेक्स्ट होता है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो, क्योंकि वो एक प्लान बन जाता है, एक योजना बन जाती है, तो वो एक अनुसंधानकर्ता उस प्लान और योजना के तहत चलेगा तो उसके अनुसंधान में उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, यानी कि मानव श्रम की बचत होगी। उसके बाद उसके समय की उसकी बचत होगी। उसके बाद उसका पैसा या उसका लागत कम आएगी, क्यों? श्रम की बचत होगी, समय की बचत होगी, अनावश्यक चीज़ों के संकलन, अनावश्यक चीज़ों के संग्रहण में प्रयास नहीं करेगा और जो एक अनुसंधानकर्ता को आवश्यक है उन्हीं चीज़ों का संकलन करेगा जिससे उसके समय और पैसे की भी, धन की भी बचत होगी और उसको अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कम समय में वो एक अच्छा अनुसंधान प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद है कि रिसर्च अनुसंधान जो होता है वो
कहीं ना कहीं अनुसंधान समस्या और एक अनुसंधान समस्या यानी कि एक रिसर्च का विषय जो होता है उसकी प्रकृति क्या है और किस उपकल्पनाओं के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है, तो वो जो उपकल्पनाओं की प्रकृति और उसका रिसर्च का विषय जो है उस विषय पर और उसकी उपकल्पनाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि रिसर्च डिजाइन उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान को सरल करने में सहायता करता है। उसके बाद है कि अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन की रचना किसी भी अनुसंधान कार्य को आरंभ करने से पहले की जाती है, अनुसंधान कार्य को शुरू करने से पहले की जाती है, और वो रिसर्च डिजाइन उसके अनुसंधान करने में हेल्प करता है, अनुसंधान के कार्य को सरल करने में, और अनुसंधान किन किन प्रक्रियाओं से होकर के अनुसंधान करता अपने रिसर्च को पूरा करेगा उसमें उसकी सहायता करता है। उसके बाद आता है कि एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा रिसर्च डिजाइन जो है उसके अनुसंधान के विषय में आने वाली विभिन्न समस्याओं को नियंत्रित करने में और उसके अनुसंधान को रिसर्च को सरल करने में उसकी सहायता करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक रिसर्च डिजाइन की प्रमुख विशेषताएं या एक अच्छे अनुसंधान विकल्प की विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि वो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित होता है, वो उसके रिसर्च विषय से जुड़े हुए विभिन्न विकल्पों के बारे में एक व्यवस्थित ढंग से उसके सामने जानकारी प्रस्तुत करता है, जिससे उसको रिसर्च करने में अनुसंधानकर्ता को हेल्प मिलती है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति काफ़ी जटिल होती है, उन घटनाओं की प्रकृति को सरल करने के अनुसंधानकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च को प्रभावशाली तरीके से कर सकता है और उसके अंदर उसको मानव श्रम की बचत होती है, उसको अधिक समय नहीं लगता, उसके साथ साथ उसके धन उसके पैसों की भी बचत होती है। और एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या का मतलब अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण अपने अनुसंधान समस्या यानी कि अपने रिसर्च टॉपिक की प्रकृति के आधार पर करता है, ताकि उसके रिसर्च को अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन के द्वारा रिसर्च कंप्लीट करने में सहायता मिल सके, और अपने रिसर्च को आरंभ करने से पहले ही अपने अनुसंधान विषय को आरंभ करने से पहले ही अपने रिसर्च डिजाइन का वो निर्माण करता है। तो इन विभिन्न विशेषताओं के बाद हम ये देखेंगे कि एक अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु क्या होती है, यानी कि एक अनुसंधान अभिकल्प के स्टेप्स क्या होते हैं, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अनुसंधान अभिकल्प में हमें अनुसंधान के विषय के बारे में यानी कि टॉपिक के बारे में, रिसर्च के टॉपिक के बारे में, जैसे कि मान लो को पीएचडी कर रहा है किसी विषय पर, तो उसे अपने पीएचडी के विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में जानकारी देनी होती है। एक अनुसंधान अभिकल्प के बारे में अपने टॉपिक और पीएचडी के विषय के बारे में जानकारी देगा एक अनुसंधानकर्ता कि मैं निम्न विषय पर पीएचडी कर रहा हूं, और उस विषय के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो प्रस्तुत करता है। उसके बाद वो अनुसंधान विषय के बारे में जानकारी देने के बाद, ताकि एक अनुसंधानकर्ता को उसकी सीमाओं का, उसके विभिन्न क्षेत्रों का पता चले और किन किन मतलब किस एस्पेक्ट को लेकर के वो अनुसंधान कर रहा है उसके बारे में एक अनुसंधानकर्ता को पता चले अनुसंधान विषय की जानकारी देने के बाद। उसके बाद क्या है कि वो अध्ययन की प्रकृति बताता है कि वो जिस विषय पर, मान लो उसने विषय बता दिया एक अनुसंधानकर्ता ने कि मैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पीएचडी कर रहा हूँ या भारत पाकिस्तान के संबंधों पर अध्ययन करूँगा, तो वो अध्ययन किस प्रकार से करेगा, वो हिस्टोरिकल एनालिसिस के आधार पर अध्ययन करेगा, प्राइमरी डाटा एनालिसिस करेगा, प्रायोगिक विधि के आधार पर अध्ययन करेगा, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके अध्ययन करेगा, या व्यक्तिगत डाटा कलेक्शन के आधार पर अध्ययन करेगा, या सांख्यिकीय विधि के आधार पर अध्ययन करेगा, किन विधि पर किस प्रकार से किस प्रकृति के आधार पर वो अध्ययन करेगा, इस के बारे में जानकारी देता है अपने रिसर्च डिजाइन में एक अनुसंधानकर्ता। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता का रिसर्च डिजाइन उसके विषय के बारे में जानकारी देता है, उसके विषय को जोड़ा जाना चाहिए उसमें। उसके बाद उसकी प्रकृति अध्ययन की कि वो किस विधि से अपना अध्ययन करेगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी देगा।
उसके बाद उसका जो विषय है उसकी प्रस्तावना और पृष्ठभूमि, यानी कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के ऊपर उसने अध्ययन करा तो भारत और पाकिस्तान के थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में बताएगा, उसके इंट्रोडक्शन देगा कि ये विषय किस वजह से महत्वपूर्ण है, किस वजह से एक अनुसंधान करना ने ये विषय चुना है। वो अपने अनुसंधान अभिकल्प में, अनुसंधान रिसर्च डिजाइन में उस चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। इंट्रोडक्शन और पृष्ठभूमि देने के बाद एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च डिजाइन में अपने रिसर्च के उद्देश्यों को प्रेजेंट करता है। इन पे बात हुई, उसके बाद उद्देश्यों को प्रेजेंट करता है, यानी कि वो जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन क्यों करना चाहता है, इन अध्ययन से वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है, क्या रिजल्ट निकालना चाहता है, या मनरेगा के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, या भारत अमेरिका संबंधों पर कोई रिसर्च कर रहा है, या इंडियन फेडरल सिस्टम पर कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो ये रिसर्च क्यों कर रहा है, इससे क्या फाइंड आउट करना चाहता है, इस प्रकार से अपने उद्देश्यों की जानकारी देता है। उसके बाद है कि एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन का अपने रिसर्च डिजाइन में अपने अध्ययन के सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता स्पष्ट करता है कि उसके अनुसंधान के अंदर जो उस सांस्कृतिक पर्यावरण है वो कितना प्रभावित करेगा उसके अनुसंधान को, जो मान्यताएं हैं उस समाज में, जो परंपराएं हैं, मूल्यें हैं, वो किस प्रकार से उसके अनुसंधान को प्रभावित करेंगी, और अपने अनुसंधान में वो किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था, उसके भौगोलिक पर्यावरण आदि चीज़ों को देखेगा, दर्शाएगा। ये चीज़ भी वो अपने अनुसंधान अभिकल्प में, अपने रिसर्च डिज़ाइन में प्रेजेंट करता है। उसके बाद अपने रिसर्च डिज़ाइन में एक अनुसंधानकर्ता अपनी उपकल्पना के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि उपकल्पना उसके अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है, अनुसंधान को आसान बनाती है। तो अनुसंधान में वो उपकल्पना की जानकारी देता है, उपकल्पना का निर्माण करता है, और उसके साथ साथ वो एक अवधारणा या एक रूपरेखा के आधार पर उपकल्पना का चयन करके अपने अनुसंधान को आसान करने का प्रयास करता है। उसके बाद है काल निर्देशन, यानी कि एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में टाइम पीरियड डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो भारत और पाकिस्तान का अध्ययन कर रहा है तो 1947 से लेकर के अब तक का अध्ययन नहीं, काल निर्देशन का मतलब एक टाइम पीरियड डिसाइड करता है। जैसे कि 2011 से लेकर के 2021 के बीच में भारत पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन, या भारत अमेरिका के संबंधों का अध्ययन 2014 के बाद, या मोदी के समय, नरेंद्र मोदी जी के समय में भारत पाकिस्तान का अध्ययन, या जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत अमेरिका संबंधों का अध्ययन, यानी कि एक समय सीमा निर्धारित करता है, और समय सीमा के बाद दे करके अपने रिसर्च को एक निश्चित सीमाओं में बांध देता है कि वो उसी काल के दौरान, उसी समय के दौरान जो घटनाएं घटी, जो उनके बीच विभिन्न वार्ताएं हुई, संबंधों का दौर चला, उसके बारे में वो अध्ययन करेगा अनुसंधानकर्ता। उसके बाद है कि वो डाटा कलेक्शन की बात है, तथ्य सामग्री की बात है, उसके बारे में बताता है अनुसंधानकर्ता कि वो जो डाटा कलेक्शन करेगा, तथ्य सामग्री करेगा, वो तथ्य डाटा का सामग्री का चयन किस प्रकार करेगा, किस प्रकार के उसके डाटा होंगे और उनका संकलन कैसे करेगा। वो क्वेश्चनियर का प्रयोग करेगा, वो प्रश्नावली का प्रयोग करेगा, वो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस यानी कि बुक्स का, मैगजीन्स का, विभिन्न लाइब्रेरीज का प्रयोग करेगा, या इंटरव्यू लेगा, साक्षात्कार का प्रयोग करेगा। इन चीज़ों को दर्शाता है, यानी कि डाटा के बारे में बताता है, डाटा की कलेक्शन कैसे करेगा और कलेक्शन करने के तरीके क्या होंगे, इन चीज़ों के बारे में अनुसंधानकर्ता बताता है। डाटा इकट्ठा होने के बाद वो विश्लेषण और निर्वचन, यानी कि वो अपने उस डाटा का वर्गीकरण कैसे करेगा, कैटेगरी कैसे बनाएगा, और उस कैटेगरी के आधार पर उसका विश्लेषण किस प्रकार करेगा, इन चीज़ों का वो संकेत देता है एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा। और उसके बाद ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक रिसर्च डिजाइन में विभिन्न विषय वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा, और जो वो विभिन्न विषय वस्तुओं का प्रयोग करता है वो अपने उन विषय वस्तुओं के आधार पर अपने अनुसंधान को, अपने रिसर्च को आसान बनाता है, और वो जो रिसर्च डिज़ाइन है कहीं ना कहीं उसके समय की बचत करता है, उसके धन की बचत करता है, और एक अनुसंधानकर्ता को अपने रिसर्च को पूरा करने में हेल्प करता है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान और अपने रिसर्च को किस प्रकार आगे बढ़ाता है, इस चीज़ में एक रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है और रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर अनुसंधानकर्ता के लिए अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। धन्यवाद।